हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हमने कंप्यूटर के ऊपर पहले भी कुछ लेक्चर्स डाले हैं C++ की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। आज मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बीएससी ऑनर्स बायोटेक में, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक डाल रही हूँ। वैसे तो ये टॉपिक बहुत जनरल है और अगेन ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, या जो PGDCA वाले स्टूडेंट हैं, या जो BCom BSc में जनरल पेपर अगर कंप्यूटर का चलता है तो जो उसके स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। बट उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें कंप्यूटर के जनरल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे MPPSC में भी कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेट से रिलेटेड और इंटरनेट की एप्लीकेशन से रिलेटेड, इवन प्रोटोकॉल पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोटोकॉल को तो हम एक सेपरेट वीडियो में डील करेंगे। ये जो टॉपिक है इसमें मैं सिर्फ इंटरनेट और उसकी एप्लीकेशंस को डील कर रही हूँ, है ना। तो देखिए, इंटरनेट सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है। इंटरनेट एक लूज कनेक्शन होता है रिलेटेड नेटवर्क का, और इसको हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी बोलते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा मोड है जिससे कि डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और जिससे कि डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट का जो कंसेप्ट है वो 1989 में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन ये जो पूरा कंसेप्ट है ये फाइनलाइज हुआ था और जो पूरा इंटरनेट का कंसेप्ट इनटू पिक्चर आया था वो 1991 में आया था। ठीक है, अब यहाँ दो बातें आपको ध्यान रखनी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जनरल जो स्टूडेंट्स नोट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो नेट का मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग होता है, नेट एक मॉडल के ऊपर वर्क करता है। जो इसकी वर्किंग होती है वो एक मॉडल से एक्सप्लेन की जाती है। एक स्पेसिफिक मॉडल होता है जिसके थ्रू इसकी वर्किंग को हम समझ सकते हैं, और वो मॉडल को कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। वो क्या है अभी आगे हम डिटेल में उसको समझेंगे। और जो नेट की प्रोग्रामिंग, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है कि नेट की प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में की जाती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि नेट की प्रोग्रामिंग HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होती है। ठीक है, नेट की जो प्रोग्रामिंग है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होती है। अब यदि हम बात करें इंटरनेट की एप्लीकेशंस की, तो वैसे तो बेसिकली सब जानते हैं इसकी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती हैं इंटरनेट के थ्रू। आज के ज़माने में तो इंटरनेट सबसे बड़ा बैकबोन है हमारा। इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स लिख सकते हैं, न्यूज़ रूम्स होते हैं। आजकल जितनी जल्दी इंटरनेट फ्लैश पे न्यूज़ आती है उतनी जल्दी और कहीं भी नहीं आती। चैट रूम्स होते हैं, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस हो सकती है के थ्रू, कमर्शियल वीडियो हो सकता है, देन टेलीफोनिक फैक्स कर सकते हैं, देन सोर्स ऑफ फाइल डाटा ट्रांसफ़र को, मतलब डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और पूरा का पूरा इंटरनेट यदि हम समझे तो वेब पेज और वेबसाइट पर रिलाई करता है। वेब पेज क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट चलाते समय कि हम जब जैसे जो भी साइट का नाम डालते हैं तो एक सिंगल, जैसे मान लीजिए मैं सेल मेम्ब्रेन सर्च कर रही हूँ, तो जब मैं सेल मेम्ब्रेन टाइप करूँगी गूगल के ऊपर तो एक पेज खुलेगा, विकीपीडिया खुलेगा या कोई भी एक सिंगल पेज खुलेगा। वो पेज जो है सिंगल पेज वो वेब पेज कहलाता है, और वेब पेजेस की कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है ना। वेबसाइट पूरी क्या होती है, जैसे हम सुनते हैं ना कि पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वो उसके अंदर उपस्थित वेब पेजेस का कलेक्शन है। और उस वेबसाइट में जो सिंगल पेज प्रेजेंट होता है जिस पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसको हम वेब पेज कहते हैं। तो इंटरनेट एक्चुअली इन वेबसाइट्स और वेब पेजेस का ही कलेक्शन है। इंटरनेट हम इस वेबसाइट और वेब पेजेस के कलेक्शन को कहते हैं, है ना। जिसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ही आवश्यक है, विच इज़ अ सीरीज ऑफ सर्वर विच इज़ कनेक्टेड टू दी हाइपर टेक्स्ट। एक्चुअली मीन्स अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन विच सर्टन आइटम्स आर हाईलाइटेड बाय सिलेक्टिंग द हाईलाइटेड टेक्स्ट दैट कैन जम्प फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड यूज टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन। आप सभी ने, मैं मान के चल रही हूँ कि आजकल ऐसे जो बच्चे हैं उनमें सिटी में रहने वाला तो ऐसा शायद कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने इंटरनेट यूज़ नहीं किया होगा। तो आपने देखा होगा कि जब हम इंटरनेट का कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर, आपको अगर विकीपीडिया भी आप ओपन कर रहे हैं तो उसमें बाकी सारा टेक्स्ट ब्लैक में लिखा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ब्लू में लिखी दिखती हैं।
और उन ब्लू में लिखी चीज़ों को जब आप उसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं तो उनको क्लिक करेंगे तो उनके अंदर का मैटर भी खुलेगा, है ना। तो उनको हम लिंक्स कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो वेब सीरीज़ क्या है? ऐसे पेजेस का, वेब पेजेस का कलेक्शन है जिन वेब पेजेस के ऊपर लिंक्स होते हैं फर्दर टॉपिक के। यानी हम उस पर्टिकुलर ब्लू में लिखे टॉपिक को खोलेंगे तो वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो हमारा खुल जाएगा, है ना। अब वेब अलाउज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच जनरेट्स अ यूनिवर्सल लोकेटर फॉर अलाउइंग डाटा सर्च एनीवेयर ऑन द नेट। URL बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है URL। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि एक यूनिवर्सल लोकेटर जनरेट करता है और डेटा सर्च जनरेट करता है। इसके थ्रू हम नेट पे कहीं भी डेटा का सर्च कर सकते हैं। ये एक नॉन लीनियर मोड है विच मीन्स दैट यूजर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू द लिंक, रादर अ पर्सन कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट। कोई भी पर्सन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्लिक कर सकता है और क्लिक करके वो पर्टिकुलर लिंक खोल सकता है। हमें जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हम या सेल के ऊपर सर्च कर रहे हैं और कहीं सेल मेम्ब्रेन लिखा आता है और मुझे समझ नहीं आता कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो एक ब्लू कलर में सेल मेम्ब्रेन लिखा आएगा, मैं डायरेक्टली उसको क्लिक करूंगी तो सेल मेम्ब्रेन खुल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। जब मैं आपको प्रैक्टिकली वर्ड बताऊंगी, लैपटॉप खोल के अपना वो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तो उस समय मैं आपको ये भी एक बार समझा दूंगी कि विकिपीडिया से हम किस तरह से सर्च करते हैं। तो वो, लेकिन आई होप सब समझ रहे होंगे कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें ब्लू लिंक्स दिखते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम डायरेक्टली उस ब्लू लिंक को क्लिक करेंगे तो वो जो हमारा सब टॉपिक है वो बहुत अच्छे से और आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन इनकम्पासिंग लिंक विच मीन्स वन डॉक्यूमेंट कैन बी यूज टू ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। और ये एक ऐसा इनकम्पासिंग लिंक दे देता है, यानी एक डॉक्यूमेंट से ही हम दूसरा डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं और हमें एक डॉक्यूमेंट को मतलब बंद करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिक कंसेप्ट नेट का हुआ। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिस पर नेट के वर्किंग की मैकेनिज्म जो है वो बेस्ड है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक्चुअली क्या है? इसमें दो एंड होते हैं। यदि आप इस डायग्राम को देखें तो आपको समझ आएगा कि इसमें दो एंड है। समझेंगे तो बहुत साधारण सी बात है। एक एंड है क्लाइंट, जिसको हम यूजर एंड भी बोलते हैं या फ्रंट एंड भी बोलते हैं, और दूसरा एंड है सर्वर एंड, जिसको हम बैक एंड बोलते हैं, ठीक है। एक सर्वर से, ध्यान रखिए, बहुत सारे क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। एक सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट कनेक्ट होते हैं। आपने साधारण भाषा में सुना होगा, हम बोलते हैं ना BSNL का सर्वर डाउन है या जियो का सर्वर है। तो जियो के नेट को या BSNL के नेट को यूज़ करने वाले जो यूज़र्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो बहुत हो सकते हैं। एक भी कर सकते हैं, 1 करोड़ लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनका सर्वर एक ही कंपनी का होगा, मतलब वो सब क्लाइंट उसी सर्वर के होंगे और वो अलग अलग, मतलब एक सर्वर से, एक उज्जैन के सर्वर से भी कई लोग, जैसे अगर मैं उज्जैन के BSNL के नेट का एग्जांपल दूँ तो सर्वर एक ही होगा लेकिन उससे कई सारे क्लाइंट कनेक्टेड होंगे। तो क्लाइंट जो होगा वो यूज़र एंड कहलाएगा या फ्रंट एंड कहलाएगा, और जो सर्वर है वो बैक एंड कहलाएगा, ठीक है ना। पहले ये समझ लीजिए। फिर अगर हम देखें कि किस तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो वर्क करता है, तो सबसे पहले यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट एंड पे डालता है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे सेल का ही एग्जाम्पल लें, सेल के बारे में सर्च करना है तो मैं नेट के ऊपर सेल टाइप करूँगी, ठीक है। फिर उस बटन को क्लिक करूँगी, फिर वो जो मेरी रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट एंड से कहाँ जाएगी? सर्वर एंड पर जाएगी, ठीक है। फिर सर्वर एंड अपना बैक एंड का काम करेगा और ढूंढेगा कि सेल से रिलेटेड मैटर कहाँ है, और उसे ढूंढ करके बैक एंड का काम करके वापस से कहाँ रिस्पॉन्स करेगा? क्लाइंट एंड को या यूज़र एंड को रिस्पॉन्स करेगा और उसे बताएगा कि क्लाइंट एंड जो है वो उसको बताएगा कि आपने ये मांगा था और ये चीज़ मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो ये जो वर्किंग है ये इस तरह से चलेगी कि मैंने फ्रंट एंड या क्लाइंट एंड से कुछ भी चीज़ मांगी, उसने रिक्वेस्ट सर्वर एंड तक पहुंचाई। एक क्लाइंट नहीं, ऐसे 4-5 क्लाइंट अलग अलग अपनी अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा सकते हैं। सर्वर सबकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, प्रोसेस करेगा और वापस से आंसर ढूंढ के क्लाइंट एंड को देगा और क्लाइंट एंड इसे यूज़र के लिए डिस्प्ले कर देगा। तो क्लाइंट एंड क्या हो गया? फ्रंट एंड हो गया, और जो सर्वर एंड है वो क्या हो गया? बैक एंड हो गया। लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना ज़रूरी है, ठीक है ना।
अगर दोनों कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये पूरे के पूरे सिस्टम का जो इंटरैक्शन है वो क्लाइंट और सर्वर के कोऑर्डिनेटेड वर्किंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस सिस्टम को हम दो प्रोसेस में भी बांट सकते हैं, क्लाइंट प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस। जो क्लाइंट एंड होता है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है ना, क्लाइंट एंड की तरफ से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके अपना वापस से डिस्प्ले कर देता है एप्लीकेशन। तो क्लाइंट जो प्रोसेस लेगा वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में लेगा, किसी भी तरह से ग्राफिक्स के फॉर्म में भी रिक्वेस्ट ले सकता है, सिंपल लैंग्वेज के फॉर्म में भी रिक्वेस्ट ले सकता है। हालांकि वो लैंग्वेज कन्वर्ट होगी, आप सब शायद ये बात जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, वो समझता मशीन लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 की लैंग्वेज है। तो आपने कंप्यूटर को रिक्वेस्ट दी क्लाइंट एंड से, उसने जो भी अपनी प्रोसेसिंग थी उसे जो भी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट था उसमें कन्वर्ट किया, वापस भेजा कहाँ, सर्वर के पास। रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई, सर्वर ने रिस्पॉन्स जनरेट किया, अपना बैक एंड का काम पूरा किया और वो रिस्पॉन्स कहाँ भेज दिया, क्लाइंट को। सर्वर एक समय पे एक से ज़्यादा क्लाइंट को भी हैंडल कर सकता है, करता ही है। ठीक है, तो बैक एंड टास्क कौन कर रहा है, सर्वर कर रहा है, और फ्रंट एंड का टास्क कौन कर रहा है, क्लाइंट कर रहा है। ठीक है, अब क्लाइंट का जो प्रोसेस है कंटेन्स स्पेसिफिक लॉजिक एंड इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। यदि हम यहाँ समझें तो क्लाइंट यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर का इंटरेक्शन केवल क्लाइंट से होगा। अब क्लाइंट से सर्वर तक इंफॉर्मेशन मैसेज पहुँचाना ये क्लाइंट एंड का काम है, फ्रंट एंड का काम है। यूजर का तो बस काम है कि उसने क्लाइंट एंड को अपना मैसेज दे दिया, अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, अब क्लाइंट एंड उसे आगे तक पहुंचाएगा। दी फ्रंट एंड बैक एंड हैव डिफरेंट टास्क, दोनों के अलग अलग टास्क होते हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, दोनों की स्पीड, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल दोनों का अलग अलग होता है। दोनों की जो एनवायरनमेंट है वो हिट्रोजीनस होती है। हिट्रोजीनस का मतलब होता है डिफरेंट होती है, अलग अलग एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं एक बहुत ही वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम या एक सेट ऑफ रूल्स के तहत। उन सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट की प्रोग्रामिंग, इंटरनेट की वर्किंग में एक अहम भूमिका निभाने वाला एक ग्रुप होता है जो कि एक डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे कि प्रोसेसिंग को, इंटरनेट के मैकेनिज्म को समझा जा सकता है, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। उसको हम सेपरेटली डील करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो क्लाइंट एंड होता है वो यूज़र से इंफॉर्मेशन या मैसेज लेगा, उसे पहुंचाएगा सर्वर एंड तक। सर्वर एंड बैक एंड है, क्लाइंट एंड फ्रंट एंड है, जो कि क्लाइंट एंड ही यूज़र से इंटरेक्ट करेगा और मैसेज लेके रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचा देगा। सर्वर का काम है कि उसको प्रोसेस करे, रिक्वेस्ट को, अपना जो आंसर है वो जनरेट करे, सॉल्यूशन जनरेट करे और रिस्पॉन्स के रूप में वापस उसे क्लाइंट एंड तक पहुंचा दे। दोनों अलग अलग हैं, दोनों की एनवायरनमेंट, रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग अलग है, लेकिन दोनों जब तक कोऑर्डिनेटेड सिरे से काम नहीं करेंगे तब तक मैकेनिज्म या वर्किंग, इंटरनेट की प्रोग्रामिंग, इंटरनेट का काम करने का तरीका सही तरह से नहीं चलेगा। देन यहाँ पर आपको दो चीज़ और समझनी है, होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब होता है कि जब हम एक या एक से अधिक कोई भी क्लाइंट सर्वर से अटैच करें या सर्वर में कोई भी क्लाइंट रिमूव करें तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है कि हम सर्वर की जो पावर है वो बढ़ा दें। देखिए, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है, अभी आपको यहाँ इस डायग्राम में दिख रहे हैं कि 4 क्लाइंट हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक और क्लाइंट जोड़ दूँ या इन 4 में से एक क्लाइंट कम कर दूं तो कहलाएगा कि मैंने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करी है। मतलब कि मैंने एक और क्लाइंट को ऐड किया है या फिर एक क्लाइंट को रिमूव किया है। तो क्लाइंट को ऐड करना या रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहलाती है। और वर्टिकल स्केलिंग क्या है, यदि मैं ये जो सर्वर है, मान लीजिए कि इसका 100 का पावर है और मुझे लगता है कि मेरे 4 क्लाइंट कनेक्ट हो गए, 4 100 के पावर पे काम नहीं कर पाएंगे, मुझे इस सर्वर का पावर बढ़ाना पड़ेगा, एक पावरफुल सर्वर की मुझे ज़रूरत है। तो जब मैं एक पावरफुल सर्वर, यहाँ पर सर्वर का या तो पावर बढ़ाऊंगी या इस सर्वर को हटा के एक पावरफुल सर्वर लगा दूंगी, तो उस कंडीशन में वो कहलाएगी वर्टिकल स्केलिंग। यानी कि सर्वर का पावर बढ़ाना या सर्वर को पावरफुल सर्वर की तरफ माइग्रेट करना वो कहलाती है वर्टिकल स्केलिंग। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है कि और क्लाइंट
क्लाइंट, नया क्लाइंट को ऐड करना या ऑलरेडी एडेड क्लाइंट को रिमूव करना, वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक इसका कंसेप्ट है। अब यहाँ एक और कंसेप्ट आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे भी आपको ये फ्रंट एंड कौन होता है, क्लाइंट होता है, बैक एंड सर्वर होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं जो MPPSC है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन MPPSC में मैंने कई बार देखा है कि नेट की प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में होती है, तो वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ये आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए, कहीं भी से पूछी जा सकती हैं। देन ईमेल का एक बेसिक मैंने यहाँ आइडिया देने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स मैं आपको ईमेल, जिन स्टूडेंट्स को, वैसे तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को अपना ईमेल एड्रेस भी होगा उनका, और उनको ईमेल खोलना भी आता होगा, मेल रीड करना भी आता होगा और मेल कंपोज करना भी आता होगा, लेकिन वो मैं आपको एक बार सिस्टम से बताऊंगी जब भी अपन सिस्टम पे काम करेंगे, या अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो सिस्टम से आपको पूरा बताऊंगी। ईमेल क्या होता है, एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेटर को एक तरह से हम ईमेल बोलते हैं। ये भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है, और इसमें भी यही होता है कि क्लाइंट एंड, जो हम ईमेल लिख रहे हैं वो क्लाइंट एंड है, और फिर ये ईमेल हमारा सर्वर पे जाएगा। फिर सर्वर का काम है कि वो इसकी डेस्टिनेशन तक इसको पहुंचाए। जो डेस्टिनेशन होगी, जब सामने वाला यूज़र इसे खोलेगा तो वो क्लाइंट एंड होगा, लेकिन जिस रास्ते से ये ईमेल पहुंच रहा है ये वाया सर्वर ही जाएगा, यानी बिना सर्वर के ईमेल का पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो ईमेल भी एक कोरिलेटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। ईमेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, इसकी पूछा जाता है कि ईमेल सेंड करने या ईमेल के कौन कौन से प्रोटोकॉल है। तो एक तो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग वाला प्रोटोकॉल है, इसको मैं प्रोटोकॉल्स में अलग से डील करूंगी। और एक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMT प्रोटोकॉल, ये मेल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, SMT प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर ईमेल के फ़ायदे वगैरह तो सब जानते ही हैं कि फ़ायदे क्या हैं उसके। ईजिली कम्युनिकेशन हो सकता है, लेस एक्सपेंसिव होता है ना, डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है इसमें ईजिली। और मेरे ख्याल में सभी को मेल खोलना, मेल रीड करना आता होगा। कुछ नहीं करना है आपको, गूगल या जीमेल या रेडिफ मेल, जहाँ पर भी आपका ईमेल एड्रेस है, पहले उसको खोल लीजिए। फिर वहाँ जाकर आपका जो बॉक्सेस आएंगे उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करिए, साइन इन करिए, तो मेल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर मेल डिस्प्ले करके आप उसके अंदर कंपोज कर सकते हैं मेल, या रीड कर सकते हैं, वॉटेवर। ये चीज़ एक बार जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है उनके लिए मैं सिस्टम के ऊपर सिस्टम खोल के बता दूंगी। देन ये जो वीडियो था ये स्पेसिफिकली मैंने नेट की प्रोग्रामिंग और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझाने के लिए बताया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।